गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस स्पेशल लेक्चर में जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अध्याय 8 के बारे में। और ये जो चैप्टर है हमारा वो काफी इंपोर्टेंट है। मैंने कई लोगों की क्लास देखी है यूट्यूब पर, उन्होंने 5-5, 6-6 क्लासेज में पूरा चैप्टर क्लियर कराया है, तो बच्चों को समझ में भी नहीं आया। तो इसीलिए बच्चों ने मुझे कहा कि सर आप क्लास बनाओ, तो फिर मैंने ये क्लास आपके लिए बनाई है खास। ठीक है, तो चलिए हम पूरी जो ये क्लास है इस पूरी एक क्लास में ही पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे। जो भी हमारा पूरा चैप्टर है बिल्कुल सरल है, आपको अभी तक कठिन जरूर लगता होगा, लेकिन ये जो क्लास देखोगे उसके बाद में बिल्कुल सिंपल लगेगा। ठीक है, चलिए अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है। हमारे चैप्टर का जनरली जो नाम है वो है उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों पर प्रभाव। सबसे पहला पॉइंट है इसमें उर्वरक। तो पहले हम जानेंगे उर्वरक के बारे में कि उर्वरक क्या होते हैं। आपको प्रश्न भी पूछा जाएगा कि उर्वरक को परिभाषित कीजिए। तो अगर मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स किसकी बात करूं, अगर मान लो मैं उर्वरक की बात करूं तो उर्वरक क्या होते हैं। उर्वरक वे कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कारखानों में कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं और क्या करते हैं, मृदा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। उन्हें क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं उर्वरक। 3 लाइन महत्वपूर्ण है। पहली ये क्या है, ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है। दूसरा, ये कारखानों में कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं और मृदा में क्या करते हैं, ये पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि वे कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जो कारखानों में कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं और मृदा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है उर्वरक या फर्टिलाइजर। अब हम बात करें कि उर्वरकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मान लो हमें प्रश्न पूछ लिया गया कि उर्वरकों के गुणधर्म लिखिए, तो उर्वरकों की विशेषता कौन कौन सी होगी। जनरली मैं अगर बात करूं, पहली ये तीव्र गति से पोषक तत्व प्रदान करते हैं। दूसरा, इनमें एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तीसरा, ये पौधों को शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। पौधे जो हैं जो पोषक तत्वों को शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं। अगला, इन्हें ठोस रूप एवं जल के साथ दिया जा सकता है। ये कुछ सामान्य इनकी विशेषता होगी। उसके बाद हमारा इंपोर्टेंट जो पॉइंट आता है वो आता है उर्वरकों का वर्गीकरण। अब अगर स्टूडेंट्स में उर्वरकों के वर्गीकरण की बात करूं तो कई सारे जो वर्गीकरण हैं वो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। वैसे आप जर्नल जो वर्गीकरण पढ़ोगे वो अलग है, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है हम उसके आधार पर बात करेंगे। एनसीईआरटी में हमारे जो सबसे पहले जो उर्वरक हैं, सबसे पहले पॉइंट पर अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो हमारे जो सबसे पहले वाले उर्वरक हैं वो कौन से हैं, जनरली हम देख लेते हैं। पहले उर्वरक है हमारे एकल या सरल उर्वरक। कौन सा है, एकल या सरल उर्वरक। अब स्टूडेंट्स एकल या सरल उर्वरक क्या होते हैं पहले हम ये जानते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा परिभाषा, तो वे उर्वरक जिनमें केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है एकल उर्वरक कहलाते हैं। बात हमारी यहां आती है कि एक प्राथमिक पोषक तत्व का मतलब क्या है। प्राथमिक पोषक तत्व 3 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन 3 उर्वरकों में से अगर किसी उर्वरक में, इन 3 तत्वों में से अगर किसी उर्वरक में एक तत्व पाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो कैसा उर्वरक है, वो एकल या सरल उर्वरक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, यूरिया में केवल क्या होता है, नाइट्रोजन, तो केवल एक ही है। आगे अगर बात करूं एसएसपी में केवल फास्फोरस होती है तो केवल एक ही है। आगे अगर बात करूं टीएसपी में क्या होता है, टीएसपी में केवल फास्फोरस होती है, एक ही है। आगे अगर मैं बात करूं एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास में क्या होता है, केवल पोटेशियम होता है। तो ये भी कैसा उर्वरक है, एकल या सरल उर्वरक है। आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से एकल या सरल उर्वरक है तो कौन कौन से होंगे, जिनमें केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व होगा, जैसे यूरिया, एसएसपी, टीएसपी, एमओपी। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा है जटिल या यौगिक या संयुक्त उर्वरक। अब ये क्या होंगे, ये इनके जस्ट विपरीत है। वे उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो जटिल या संयुक्त उर्वरक कहलाते हैं। अब 2 या 2 से अधिक का मतलब क्या है, इनमें से कोई भी 2 तत्व पाए जाएं या ये तीनों तत्व पाए जाएं तो फिर उस उर्वरक को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जटिल या यौगिक उर्वरक। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करूं डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट।
अब अमोनियम का मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फेट का मतलब फास्फोरस, यानी इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं। MAP मोनो अमोनियम फॉस्फेट, इसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का मतलब क्या हुआ? अब अमोनियम नाइट्रेट का अमोनिया नाइट्रोजन, ये यानी ये गलत एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ एक आपका आएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। अगर मैं पोटेशियम नाइट्रेट की बात करूं तो यहाँ क्या है, इसमें पोटेशियम भी है, नाइट्रेट का मतलब यहाँ नाइट्रोजन भी है, तो इसमें दोनों हैं, तो ये कैसा होगा? ये आपका जटिल या संयुक्त उर्वरक होगा। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से जटिल उर्वरक कौन सा है, निम्न में से एकल उर्वरक कौन सा है, या फिर पूछ लेगा एकल और जटिल उर्वरक में अंतर लिखिए, तो अंतर भी आपको पता चल गया। इनमें केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व और इनमें दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व, इनके एग्जाम्पल ये हैं और इनके एग्जाम्पल ये है, ठीक है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूं अगले पॉइंट पर, तो अगला क्या है? अगला है हमारा नाइट्रोजन धारी उर्वरक। अब नाइट्रोजन धारी उर्वरक का मतलब क्या हुआ? वे उर्वरक जो नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन धारी का मतलब क्या है? ऐसे उर्वरक जो फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम बेसिकली कहेंगे नाइट्रोजन धारी उर्वरक। अब ये उर्वरक कौन से हैं, कितने भागों में बांटा गया है, सारी बातें हम करते हैं। नाइट्रोजन धारी जो उर्वरक हैं स्टूडेंट, क्या होंगे? वे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है या नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, उन्हें नाइट्रोजन धारी उर्वरक कहते हैं। और इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पार्ट की अगर बात करें, कौन सा है? नाइट्रेट उर्वरक। अब यहां से हमें क्वेश्चन आते हैं, इंपोर्टेंट है। नाइट्रेट उर्वरक क्या होंगे? ये उर्वरक नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। वे उर्वरक जो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्रदान करेंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा? नाइट्रेट उर्वरक कहा जाएगा। दूसरी में बात करूं, ये उर्वरक जल में अति घुलनशील होते हैं, ये पानी के साथ में बहुत आसानी से घुल जाते हैं। तीसरी में बात करूं, इन उर्वरकों का निचालन अधिक होता है, पानी के साथ घुल जाते हैं, इसलिए इनका निचालन क्या होता है? ज्यादा होता है, इसीलिए वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयोगी नहीं है। जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां इनका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट में बात करूं, इन उर्वरकों का जो प्रभाव है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। जैसे सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सभी में क्या वर्ड आया है? नाइट्रेट वर्ड आया है। नाइट्रेट वर्ड आया, इसका मतलब क्या है? ये नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। दूसरा कौन सा है हमारा? दूसरा है अमोनियम उर्वरक। नाम से स्पष्ट है, ये उर्वरक अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। दूसरा, इन उर्वरकों का निचालन बहुत कम होता है, यहां निचालन बहुत ज्यादा होता है, यहां निचालन बहुत कम होता है। आगे, ये उर्वरक पानी भरे खेत में भी उपयोगी होते हैं, यानी ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयोगी नहीं है, लेकिन ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयोगी है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सर्वोत्तम उर्वरक कहा जाता है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि सर्वोत्तम नाइट्रोजन उर्वरक है, तो ये अमोनिकल उर्वरक ही होती है सर्वोत्तम, ठीक है। इन उर्वरकों का प्रभाव अम्लीय होता है, इनका प्रभाव कैसा है? अम्लीय। और इनका प्रभाव कैसा था? क्षारीय। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अम्लीय उर्वरक कौन से हैं, क्षारीय उर्वरक कौन से हैं, तो अब आपको पता चल गया। जो नाइट्रेट उर्वरक हैं वो सारे कैसे होंगे? क्षारीय। जो अमोनियम उर्वरक हैं वो सारे कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है, निर्जल अमोनिया है, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। एक अगर बात करें तो निर्जल अमोनिया, निर्जल अमोनिया भी क्या है आपका? वो भी आपका अमोनिकल उर्वरक है, ठीक है। तो क्लियर हो गए नाइट्रेट और अमोनिकल उर्वरक। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलें अगले पॉइंट पर, और अगले हमारे क्या आते हैं, चलिए देख लेते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको ये? हाँ बिल्कुल। चलिए भाई, अब अगला क्या है? अगला है हमारा नाइट्रेट एवं अमोनियम उर्वरक। अब इसमें दोनों शब्द आ गए, नाइट्रेट भी आ गया, अमोनिया भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये उर्वरक नाइट्रेट और अमोनिया दोनों रूपों में क्या करते हैं? नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। ये उर्वरक नाइट्रेट और अमोनिया दोनों रूपों में नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। अब देखो, नाइट्रेट कैसा होता है? नाइट्रेट होता है आपका क्षारीय, अमोनिया कैसा होता है? अम्लीय। तो फिर इनका प्रभाव कैसा होगा? इनका प्रभाव मृदा में उदासीन होता है। इन उर्वरकों का मिट्टी के अंदर कैसा प्रभाव होगा? उदासीन
प्रभाव होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CaN सबसे मोस्ट उर्वरक है CaN। वहीं अगर मैं बात करूं अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, कैसे है ये, नाइट्रेट व अमोनियम उर्वरक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करूं एमाइड उर्वरक, ये काफी इंपोर्टेंट है, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एमाइड उर्वरक क्या है, ये उर्वरक एमाइड या मैं कहूं कार्बनिक रूप में नाइट्रोजन छोड़ते हैं, एमाइड रूप में नाइट्रोजन छोड़ते हैं। एमाइड कहूं या मैं कहूं कार्बनिक रूप में, या तो मैं एमाइड कह सकता हूं या मैं क्या कह सकता हूं कि ये कार्बनिक रूप में नाइट्रोजन छोड़ते हैं। आपसे प्रश्न भी पूछा है कार्बनिक उर्वरक कौन सा है, तो मैंने लिखा भी है नीचे, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कार्बनिक उर्वरक भी कहा जाता है। इनका जो प्रभाव है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। इनका प्रभाव भी कैसा होगा, मिट्टी के अंदर अम्लीय होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ कौन सा आता है, इनका एग्जाम्पल आता है यूरिया। इनका प्रमुख एग्जाम्पल कौन सा है, तो इनका जो सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है वो है यूरिया। तो ये तो हो गए आपके नाइट्रोजन प्रदान करने वाले उर्वरक। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अगले जो पॉइंट पर हमारे आते हैं वो है फास्फेटिक उर्वरक और पोटासिक उर्वरक। चलिए आगे कौन से हैं, फास्फेटिक उर्वरक और पोटासिक उर्वरक। फास्फेटिक का मतलब क्या हुआ, वे उर्वरक जो फास्फोरस प्रदान करते हैं। पोटासिक का मतलब क्या हुआ, वे उर्वरक जो पोटेशियम प्रदान करते हैं। जैसे अभी हम देखें यहां नेक्स्ट फास्फेटिक उर्वरक में, अब फास्फेटिक उर्वरक की अगर मैं बात करूं तो यहां लिखा हुआ है कि ये उर्वरक मृदा में फास्फोरस तत्व प्रदान करते हैं। इन्हें विलेयता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, पानी में घुलने के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है जल विलेय जो पानी में घुलते हैं, जैसे SSP, DSP, TSP और DAP। दूसरे आपकी साइट्रिक अम्ल विलेय, जैसे बेसिक सिलैग है, हड्डी का चूड़ा है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट है। तीसरे आपके जल व साइट्रिक अम्ल विलेय, यहाँ है आपका रॉक फास्फेट। आप लोगों से डायरेक्टली सवाल आएगा कि निम्न में से जल विलेय फास्फेटिक उर्वरक है, निम्न में से अम्ल विलेय फास्फेटिक उर्वरक है, निम्न में से जल व साइट्रिक अम्ल विलेय फास्फेटिक उर्वरक है। इस तरह से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, SSP, DSP, TSP, DAP, MAP ये सारे कैसे हैं, ये तो सारे हैं आपके जल विलेय, बाकी बेसिक सिलैग, हड्डी का चूड़ा, साइट्रिक अम्ल विलेय है। एक रॉक फास्फेट कैसा है, जो दोनों में विलेय होता है। ठीक है, फिर है आपके पोटासिक उर्वरक, नाम से ही स्पष्ट है, पोटासिक यानी पोटेशियम। तो ये उर्वरक क्या करते हैं, मृदा में पोटेशियम तत्व प्रदान करते हैं। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। इन्हें कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। एक तो क्लोराइड युक्त यानी जिनके अंदर क्लोरीन पाया जाता है, दूसरे क्लोराइड रहित जिनके अंदर क्लोरीन नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, KCl। अब इसके अंदर क्या है, क्लोरीन है, तो ये कैसा उर्वरक है, ये क्लोराइड युक्त है। और इसका दूसरा नाम क्या है, MOP। क्या है, MOP, ध्यान रखना, MOP को ही क्या कहा जाता है, पोटेशियम क्लोराइड कहा जाता है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि MOP का रासायनिक नाम क्या है, तो MOP का रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है। MOP का सूत्र क्या है, KCl है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं क्लोराइड रहित, तो वो कौन सा है, वो है आपका पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ये कैसे हैं, ये आपके क्लोराइड रहित है। तो ये तो हो गया आपका उर्वरकों का वर्गीकरण, जहां हमने लगभग 5 प्रकार के उर्वरक पढ़े। सबसे पहले एकल उर्वरक, उसके बाद मिश्रित या जटिल उर्वरक, उसके बाद नाइट्रोजन उर्वरक, उसके बाद फास्फोरस उर्वरक और उसके बाद पोटासिक उर्वरक। ये हमारे उर्वरक हो गए कंप्लीट। अब मैं अगर बात करूं तो उर्वरकों की जो मेन पॉइंट है जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। और ये हमारा जो पॉइंट है वो काफी इंपोर्टेंट भी है। जैसे मैं अगर बात करूं स्टूडेंट्स, मैंने अभी यहाँ स्लाइड पर 2 उर्वरक लिए हुए हैं। मैं बहुत सिंपली तरीके से आपको बताऊंगा, हम ज्यादा कोई हेर फेर वाली बात करेंगे नहीं। जर्नली में अगर बात करूं, मेरे पास सबसे पहला जो उर्वरक है वो कौन सा है, यूरिया है। क्या है, यूरिया। किसी भी उर्वरक से में क्या क्या चीजें आएंगी, उस उर्वरक का सूत्र, उस उर्वरक का संगठन, उस उर्वरक के गुण और उस उर्वरक की मृदा में अभिक्रिया, ये सारे पॉइंट आते हैं किसी भी उर्वरक से हमें। अब मैं अगर यूरिया की बात करूं तो यूरिया का सूत्र क्या होगा, यूरिया का सूत्र होगा NH2CONH2। क्या होता है, NH2CONH2 होता है। संगठन की बात करूं, नाइट्रोजन कितनी होती है, 46%, नमी इसमें कितनी होती है, 1%,
और बाईयूरिएट जो इसमें होगा वो कितना होगा 1.55%। और ध्यान रखना ये एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको एक नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा कि यूरिया में बाईयूरिएट की मात्रा कितनी है, तो कितनी होगी 1.55%। ठीक है। दूसरा, अब भौतिक गुण, यूरिया सभी ने देखा है, यूरिया का रंग कैसा होता है, सफेद। तो पहली बात, ये कैसे रंग का उर्वरक है, सफेद रंग का उर्वरक है। दूसरा, ये कैसा होता है, दानेदार होता है। हमारे जितने भी उर्वरक हैं या तो वो दानेदार रूप में है या फिर वो चूर्ण के रूप में है, सभी उर्वरक। तो एक लाइन आपकी फिक्स है। ठीक है। उसके बाद ये जल में कैसा होता है, घुलनशील, जल में आसानी से घुल जाता है। उसके बाद ये नमी ग्रहण कर लेता है आसानी से, और इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है 40%। ये क्या हो गए इसके भौतिक गुण, या मैं कहूं तो इसकी विशेषता हो गई। उसके बाद इंपोर्टेंट चीज है मृदा में अभिक्रिया। ठीक है। तो यूरिया की तो ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो मृदा में उपयोग करने के बाद यह उर्वरक जल से क्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। मृदा में जब हम इसका उपयोग करेंगे तो ये जल से क्रिया करेगा, और जल से क्रिया करके क्या बनाएगा, अमोनियम कार्बोनेट। फिर जो अमोनियम कार्बोनेट है सूक्ष्म जीवों द्वारा अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो अमोनियम कार्बोनेट है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर जो बचा हुआ जो नाइट्रेट है उसको तो पौधे ग्रहण कर लेंगे, अमोनिया को। ठीक है। बचा हुआ जो अमोनिया है उसको नाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रेट में बदला जाता है। ठीक है। ये इसकी मृदा में अभिक्रिया हो गई। अगर ये अभिक्रिया आपको यहाँ समझ में नहीं आए तो मैंने चैनल पर एक अलग से वीडियो डाल रखी है, उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया, उस वीडियो को जाकर के देख लेना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। एक आता है फसलों पर प्रभाव। अब देखो मैं आपको एक इंपोर्टेंट चीज बता दूं, यूरिया में कौन सा तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तत्व के जो कार्य होते हैं वही आप लिखो इसमें, क्योंकि फसलों पर क्या प्रभाव होगा अगर हम यूरिया का प्रयोग करेंगे तो जो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है वही तो दूर होंगे। तो नाइट्रोजन की जो कार्य हैं वही क्या होंगे, इसके कार्य होंगे। तो अगर आपसे किसी भी उर्वरक का फसल पर प्रभाव पूछा जाए तो उसके अंदर जो तत्व है उस तत्व के कार्य आपको लिखने हैं। ठीक है। पहला उर्वरक कंप्लीट। दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है हमारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को हम कहते हैं CAN, इसको कहा जाता है किसान खाद, इसको कहा जाता है उदासीन उर्वरक। ठीक है। सूत्र क्या है, CaNH42NO3। आपको सूत्र पूछा जाएगा क्या है, CaNH42NO3 है। अब संगठन वही, नाइट्रोजन कितनी होती है 25%, नमी कितनी होती है 1%, कैल्शियम कितनी होती है 8%। और ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे यहाँ बाईयूरिएट इंपोर्टेंट है वैसे यहाँ कैल्शियम इंपोर्टेंट है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे उर्वरक हैं उनमें लगभग कितनी नमी पाई जाती है, 1%। ज्यादातर जो उर्वरक हैं उनमें लगभग 1% नमी पाई जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद विशेषता क्या होगी, तो यह उदासीन उर्वरक है, मैंने पहले भी बताया था ये उदासीन उर्वरक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे किसान खाद भी कहा जाता है, ऑब्वियसली बात है। यह आर्द्रता ग्राही उर्वरक यानी आर्द्रता को ग्रहण कर लेता है, या मैं कह सकता हूं नमी को ग्रहण करता है। आगे, यह दानेदार प्रकृति का उर्वरक है। किस रूप में पाया जाता है, दानेदार रूप में पाया जाता है। ये भी इसमें 25% नाइट्रोजन होती है एवं 8% क्या पाई जाती है, कैल्शियम पाई जाती है। और भी अगर हम बात करें इसका रंग कैसा होता है, ये भी सफेद रंग का उर्वरक है। रंग कैसा है इसका, ये भी आपका सफेद रंग का उर्वरक होता है। तो आप ये भी यहाँ पर कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद वही मृदा में अभिक्रिया। अब देखो एक चीज और है, अगर आपको सूत्र पता है तो मृदा में अभिक्रिया आप आसानी से लिख दोगे। जैसे इसका सूत्र क्या है, CaNH2NO3। तो जब हम इसका उपयोग करेंगे मिट्टी में तो जो कैल्शियम तो अलग हो जाएगी, अमोनिया अलग हो जाएगा, नाइट्रेट अलग हो जाएगी, तीनों रूपों में अलग हो जाएंगे। नाइट्रेट को पौधे ग्रहण कर लेंगे, कैल्शियम को भी पौधे ग्रहण कर लेंगे, बचेगा क्या, अमोनिया। अमोनिया नाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा किसमें बदल जाएगा, नाइट्रेट में बदल जाएगा। ठीक है। जैसा मैंने लिखा है, मृदा में इस उर्वरक का प्रयोग करने पर यह नाइट्रेट अमोनिया और कैल्शियम के रूप में बट जाता है। मैंने पहले बताया आपको अगर सूत्र पता है तो आप किसी भी उर्वरक की मृदा में अभिक्रिया ले सकते हो। जब हम इसका मिट्टी में उपयोग करेंगे ये कैल्शियम अमोनिया और नाइट्रेट तीनों रूपों में बदल जाएगा। ठीक है। तो तीनों रूपों में हमने लिख दिया बदल जाएगा। उसके बाद पौधे इन्हें ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। और जो बचा हुआ अमोनिया है वो नाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रेट में बदल जाता है। मैंने बताया इन तीनों को पौधे ग्रहण कर लेंगे, लेकिन अमोनिया हमारा बचेगा, क्योंकि कुछ ही फसलें हमारी ऐसी हैं जो अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करती हैं। तो अमोनिया बचेगा, तो अमोनिया को क्या करेंगे सूक्ष्म जीव नाइट्रेट के रूप में परिवर्तन कर देंगे, तो फिर उस अमोनिया को भी खत्म कर लेंगे फसलें। ये इसकी अभिक्रिया हो गई।
बाकी कार्य अगर आपसे पूछा जाए, फसलों पर प्रभाव पूछे जाए, तो मैंने बता दिया इसके अंदर कैल्शियम है, नाइट्रोजन है। कैल्शियम और नाइट्रोजन के जो कार्य होते हैं वो ये तत्व करेगा। ठीक है, आगे हम और भी देख लेते हैं। जैसे हमारे कौन कौन से हो गए, हाँ, अब है अपना अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट कौन सा है, अमोनियम सल्फेट। अब देखो इसको भी देख, अब सारे सरल है, वही चीजें होंगी। अमोनियम सल्फेट का सूत्र, अमोनियम का मतलब क्या हुआ NH4, सल्फेट का मतलब SO4, तो NH4 सूत्र क्या होगा NH4 अमोनियम का मतलब NH4, सल्फेट का मतलब SO4, संतुलित कर दिया तो NH4 बन गया। संगठन क्या है, वही नाइट्रोजन कितनी होगी इसमें 21%, अमोनियम सल्फेट में 20.6 होती है, वैसे कितनी होती है 20.6%, मैंने 21 लिखी है। नमी मैंने बताया पहले ही 1% है सभी उर्वरकों में। आर्सेनिक भी पाया जाता है इसके अंदर 0.01%, और ये जहरीला पदार्थ है आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या है, जहरीला पदार्थ, कितना होता है 0.01% होता है। अब वही विशेषता, ये क्या है, सफेद रवेदार पदार्थ है, जल में घुलनशील है, नमी ग्रहण करता है, उसमें 21% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। बिल्कुल सिंपल ही पॉइंट है। इसके बाद में अगर बात करूं मृदा में विक्रिया, तो वही सिंपल है। देखो सूत्र क्या है NH4SO4, जब हम मिट्टी के अंदर इसका उपयोग करेंगे तो NH4 प्लस और SO4 2 माइनस, यानी अमोनिया और सल्फेट आयनों में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। सल्फेट क्या करेगा, सल्फेट को या तो पौधे सल्फर के रूप में ग्रहण कर लेंगे या पानी के साथ में क्रिया करेगा और लवण बना लेगा। बचा हमारा अमोनिया, अमोनिया नाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा यह लिखा हुआ है, इस उर्वरक का मृदा में उपयोग करने पर यह अमोनिया और सल्फेट आयनों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मृदा में कैल्शियम से क्रिया करके लवण बना लेता है। सल्फेट क्या करेगा, कैल्शियम से क्रिया करेगा, लवण बना लेगा, और जो हमारी अमोनिया है वो नाइट्रीकरण के द्वारा नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, ये भी कंप्लीट है। आगे चलूं मैं नेक्स्ट। अब कौन सा है अपना, अब है अपना डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, DAP इंपोर्टेंट है, आपको एग्जाम में आता है। अब अगर मैं DAP की बात करूं तो वही सूत्र क्या होगा, सबसे पहले जनरली अगर हम सूत्र की बात करें, सूत्र होगा आपका NH42PO4। ठीक है, संगठन की अगर हम बात करें, संगठन क्या होगा, नाइट्रोजन 18% होती है, फास्फोरस 40% होती है, नमी वही सभी में 1%। अभी तक हमने 4 उर्वरक पढ़े, सभी में कितनी नमी है, 1% नमी है, ध्यान रखना। उसके बाद दानेदार रूप में पाया जाता है, DAP सभी ने देखा है। कण कैसे होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, जल में घुलनशील है। उसके बाद इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों तत्व पाए जाते हैं, तो ये इसकी विशेषता हो गई। मृदा में विक्रिया वही, जब हम मिट्टी के अंदर इसका उपयोग करेंगे तो किसके रूप में बदल जाएगा, अमोनिया और फास्फेट के रूप में। फास्फेट को पौधे ग्रहण कर लेंगे, अमोनिया बचेगी, ये अमोनिया नाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा किसमें बदल जाएगी, नाइट्रेट में बदल जाएगी, और वही यहाँ पूरा चीज लिखी हुई है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूं आगे, अगला उर्वरक कौन सा है अपना, तो अगला उर्वरक है अपना सिंगल सुपर फॉस्फेट। अब देखो इसको भी बता दूं मैं आपको। अब सिंगल सुपर फॉस्फेट का सूत्र क्या है, CaH2PO4 2H2O। ठीक है, संगठन फास्फोरस 16%, नमी 1, वही लगभग 1%। अगर आप 1% लिखोगे तब भी चलेगा, 1%। सल्फर कितनी है इसमें 12%, ये इसमें मोस्ट पॉइंट है, सल्फर इसमें 12% होती है। अब विशेषता, इसका रंग कैसा होता है, बादामी होता है, ये इसका रंग अलग है, बादामी। ये चूर्ण के रूप में पाया जाता है। SSP किस रूप में होगा, चूर्ण के रूप में होगा। इसकी गतिशीलता कम होती है, मृदा के अंदर ये कम गतिशील होता है, और इसमें 16% क्या होता है, फास्फोरस होता है। अभिक्रिया क्या होगी, वही जब हम इसका उपयोग करेंगे मिट्टी के अंदर तो किसके रूप में बदलेगा, एक तो H2PO4 बन जाएगा, एक कैल्शियम हमारी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, तो कैल्शियम आयन को पौधे ग्रहण कर लेंगे और H2PO4 को भी ग्रहण कर लेंगे, बचेगा क्या, कुछ नहीं, ये मृदा में विक्रिया होगी। नेक्स्ट म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये भी इंपोर्टेंट है, सूत्र क्या है KCl। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं MOP, शॉर्ट फॉर्म क्या है MOP। रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम कितना होगा इसमें 60%, नमी कितनी होती है 0.5, इसकी नमी कम है। अब इसमें नमी कितनी है 0.5, बाकी सभी में कितनी थी 1%। सोडियम इसमें कितना होता है 3.5%, ध्यान रखना इसमें 3.5% क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। विशेषता, ये रवेदार पदार्थ है, लाल रंग का होता है, जल में शीघ्र घुलनशील है, आर्द्रता ग्राही नहीं है। इंपोर्टेंट लाइन है, आपको प्रश्न पूछा जाएगा वह उर्वरक कौन सा है जो आर्द्रता ग्राही नहीं है, तो कौन सा है वो, म्यूरेट ऑफ पोटाश है।
इसमें 60% पोटेशियम पाया जाता है। मृदा में अभिक्रिया वही है, जब हम इसका मिट्टी में उपयोग करेंगे पोटेशियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। क्लोरीन मृदा में लवणों से क्रिया कर लेगा, लवण बना लेगा, या पौधे इसको ग्रहण कर लेंगे, और पोटेशियम को स्वतंत्र रूप से पौधे ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है अपना सल्फेट ऑफ पोटाश, लास्ट उर्वरक ये अपना लास्ट उर्वरक क्या है, तो ये अपना सल्फेट ऑफ पोटाश। अब देखो अगर हम सल्फेट ऑफ पोटाश की बात करें, इसका सूत्र क्या होता है, K2SO4 होता है। संगठन वही, पोटेशियम 48%, नमी 1.5। देखो दो उर्वरक हमें अलग मिले हैं, एक तो म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसमें 0.5% नमी है, और एक हमारा सल्फेट ऑफ पोटाश जिसमें 1.5% नमी है। बाकी सभी में नमी कितनी है, बाकी सभी में 1% नमी है, ध्यान रखना। ठीक है, सोडियम इसमें कितना है 2%, और उसमें कितना था 3.5% विशेषता। ये भी सफेद रंग का होता है, जल में घुलनशील है, ये भी आर्द्रताग्राही नहीं है। ठीक है, ये महंगा पोटेशियम उर्वरक है, थोड़ा सा महंगा होता है, और 48% इसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है। मृदा में अभिक्रिया वही होगी, मृदा किसके रूप में बदल जाएगा, K+ और SO4 2- के रूप में बदल जाएगा। जब हम मिट्टी में इसका उपयोग करेंगे तो K+ और SO4 2- के रूप में बदलेगा, दोनों को ही पौधे स्वतंत्र रूप से क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं जिनको भी हम देख लेते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो हमें पूछा भी जाता है क्वेश्चन, बाईयूरेट, बाईयूरेट कहां पाया जाता है, यूरिया में पाया जाता है। जब हम कारखानों में यूरिया का निर्माण करते हैं और उस निर्माण के समय अगर तापमान क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो अधिक तापमान के कारण किसका निर्माण होता है, बाईयूरेट का निर्माण होता है। और अगर हम बात करें बाईयूरेट की, तो ये पादपों के लिए क्या होता है, जहरीला। कैसा होगा, जहरीला। इसीलिए हमें उर्वरक में बाईयूरेट की मात्रा पूछी जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यूरिया में इसकी जो संतुलित मात्रा होगी वो कितनी होगी, 1.5%। कितनी होगी, 1.5% होगी। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, NH2CO NH2CO NH2 NH2CO NH2CO NH2। यानी ये जो बना है वो किससे बना है, यूरिया से बना है। और यूरिया के कितने कणों से बना है, तो ध्यान रखना यूरिया के 2 कणों से मिलकर के बना है। बाईयूरेट किससे बना है, यूरिया से, और यूरिया के 2 कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक हमें आता है उर्वरकों की अधिकता के प्रभाव। तो उर्वरक 2 तरह के होते हैं, एक तो अम्लीय और एक क्षारीय। मैंने आपको जनरली बताया था जो उर्वरक अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन प्रदान करते हैं वो अम्लीय होते हैं, जो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्रदान करते हैं वो क्षारीय होते हैं। जैसे अम्लीय उर्वरकों की बात करूं तो अधिकांश उर्वरक मृदा पर अम्लीय प्रभाव छोड़ते हैं, इनके अधिक उपयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है। इन उर्वरकों में उपस्थित धनायन मृदा में कैल्शियम को विस्थापित कर देते हैं, जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। ये कुछ नहीं, केवल आपको यहाँ ये एग्जाम्पल पूछ जाएंगे एग्जाम में, ये कि निम्न में से अम्लीय उर्वरक कौन सा है, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, ये अम्लीय उर्वरक है। क्षारीय उर्वरक की बात करें तो कौन कौन से, जैसे सोडियम नाइट्रेट है, कैसा उर्वरक है, ये आपका क्षारीय उर्वरक है। आपसे केवल यहाँ एग्जाम्पल पूछा जाएगा एग्जाम में, बाकी आपका पूरा चैप्टर क्या है, फिनिश है। जो भी हमारी 28 या 30 मिनट की क्लास हुई है, आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, और मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप नोट्स भी बहुत आसानी से इसके साथ में बना सकते हो, क्योंकि सारी चीजें यहाँ प्रॉपर तरीके से लिखी हुई है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये PDF चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम की लिंक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ऐप की भी लिंक है। इन सभी प्लेटफॉर्म से आप ये वाली जो PDF है वो ले सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो रियल में पसंद आई है तो लास्ट में एक कमेंट करके जरूर देना। थैंक यू।